मूवी का नाम है डिटेक्टिव वर्सेस स्लूथ। इनमें से केस दिखाते हैं। सबसे पहला द बूचर केस, जिसमें एक लड़की जख्मी हालत में अपनी जान बचाकर कहीं से भाग रही थी। तभी सामने वाले ब्रिज से एक पुलिस ऑफिसर उस लड़की को देख लेता है और भागते हुए उसके पास आकर किसी तरह संभालता है। और अगली सुबह हम एक घर के सामने बहुत सारी पुलिस टीम देखते हैं। ये लोग इधर क्विंग नाम के आदमी को अरेस्ट करने आए थे, क्योंकि उन्हें शक था कि क्विंग वो बूचर है जो औरतों का रेप करके उन्हें मार डालता है। लेकिन क्विंग बार बार पुलिस ऑफिसर्स को चाकू दिखाकर कह रहा होता है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ। यहाँ क्विंग के हाथ में एक बच्ची भी थी, जिस कारण सारे ऑफिसर्स क्विंग से डरे हुए भी थे। तभी वह फंग नाम का इंस्पेक्टर मौका देखकर क्विंग से बच्ची को छीन लेता है और चीफ इंस्पेक्टर उसी वक्त क्विंग को शूट कर देती है, जिससे क्विंग की मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी हमें पता लगता है कि जिस बच्ची को क्विंग ने पकड़ा हुआ था वो असल में क्विंग की ही बेटी थी। फिर मूवी 4 साल आगे द डेविल केस के ऊपर शिफ्ट होती है। इधर पुलिस ड्राइवर के मुंह पर किसी ने गन रखा हुआ था और कोइंसिडेंटली उसी रास्ते में दो पुलिस ऑफिसर जा रहे थे। उनमें से एक ऑफिसर को शक हो जाता है और सामने टॉर्च मारकर देखता है। लेकिन इतने में सामने से किलर उन दोनों ऑफिसर्स को शूट कर देता है। लेकिन ये दोनों ऑफिसर्स अभी भी जिंदा थे, तो दोनों बचने के लिए किलर को शूट करने की कोशिश करते हैं। बट किलर ड्राइवर को सामने रखकर उन दोनों के पास बढ़ता रहता है और सारी गोलियां ड्राइवर को लग जाती है। फिर जैसे ही दोनों ऑफिसर से गोली खत्म होती है, वैसे ही किलर उन दोनों को मार डालता है। और सबको मारने के बाद किलर अपनी गन ड्राइवर के हाथ में थमा देता है, ताकि लोगों को लगे कि कत्ल ड्राइवर ने किया था। तभी किलर की नज़र ड्राइवर के शू पर पड़ती है, जो शायद फायरिंग के वक्त निकल गई थी। लेकिन किलर ने शू को ड्राइवर के पास पहना दिया और वहां से भाग जाता है। आगे इसके बाद हम देखते हैं क्राइम सीन में वही पुरानी पुलिस टीम पहुंचती है, जिन्होंने बूचर केस को भी हैंडल किया हुआ था। अब वह टीम चैन नाम के एक नई सीनियर ऑफिसर्स में शामिल थी। तभी वहां इंस्पेक्टर फंग पहुंचता है और हमें पता लगता है कि फंग और चैन हस्बैंड वाइफ है। फंग इधर रुककर क्राइम सीन में अच्छे से एनालाइज करता है। तभी वहाँ चीफ ऑफिसर आकर इधर क्या क्या हुआ उसके बारे में पूछते हैं। फंग अपने अंदाज में बताता है कि मरने वाला ड्राइवर पुलिस टीम के लिए काम करता था और इसी के हाल में बैंक रॉबरी की थी। चीफ कहता है वही रॉबरी जिसमें चोर एक गार्ड को मारकर उनकी गन चुरा कर वहां से भाग गया था। लेकिन तब वो पूछते हैं, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तो फॉर्म कहता है, सीसीटीवी के मुताबिक जो जूते ड्राइवर ने पहने वैसे ही जूते रॉबर ने भी पहने थे। इसी के साथ ड्राइवर के पास हमें जो गन मिली थी वह गन भी सीरियल नंबर चोरी हुई गन से मैच कर जाती है। इसे सुन चीफ इंस्पेक्टर को मरे हुए ड्राइवर पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने दो ऑफिसर्स और एक सिक्योरिटी को बेरहमी से मार डाला था। आगे उसी डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट की सारी बातें मीडिया को बताती है। दूसरी तरफ रेडियो के थ्रू ये सब सुन रहा था। दरअसल ये एक एक्स डिटेक्टिव है, लेकिन ली को अभी भी लगता है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ही काम करता है। यहाँ पीछे ली की बेटी मीसा कह रही थी, आप पागल हो गए हो क्या पापा? मैं कोई क्रिमिनल हूँ जो आपने मेरा हाथ ऐसे बांध रखा हुआ है? दूसरी तरफ सुपरिटेंडेंट बताती है कि ड्राइवर ने हाल में ही हुई बैंक रॉबरी को अंजाम दिया था, लेकिन दो ऑफिसर्स ने उसे पकड़ लिया, जिस वजह से तीनों के बीच में फायरिंग हुई और तीनों मारे गए। इसलिए हम ये केस को यहीं क्लोज करते हैं। यह सुन एक्स डिटेक्टिव की तो जोर से शोर मचाने लगता है। अपना रास्ता बदल कर जल्दी से वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग जहाँ चल रही होती है उसी बिल्डिंग में जाके घुस जाता है। और इधर एक आदमी खड़ा होकर पूछता है, आपके पास क्या प्रूफ है कि फायरिंग उस समय उस वक्त कोई और चौथा आदमी क्राइम सीन पे नहीं था? इतना पूछते ही वहां पे ले आकर गुस्से से ऑफिसर को जूते फेंकने लगता है और कहता है, ड्राइवर खूनी नहीं था, बल्कि उसे किसी ने फंसाया है। लेकिन यहाँ कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है। ऑफिसर भी गन लगाकर उसे हवा में फायरिंग करता है और सबको बताता है कि किलर भी कुछ इस तरह ड्राइवर के मुंह में अपनी गन फंसा रखी होगी और ड्राइवर के आगे करके और दूसरे ऑफिसर्स को शूट करता जा रहा था, जिससे ऑफिसर्स ने भी किलर को मारने के चक्कर में ड्राइवर को शूट करके मार डाला। और ये सब करने के बाद किलर ने अपनी गन ड्राइवर को हाथ में थमा दी और उसे फ्रेम कर लिया। और तभी सुपरिटेंडेंट कहती है, लेकिन ड्राइवर के अकाउंट में तो हमने बैंक रॉबरी के बहुत सारे पैसे देखे हैं। तो वो कहता है कि ड्राइवर को फंसाया गया था, किलर ने इन सब की प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी। इसी तरह किलर ने बुचर केस में भी एक निर्दोष आदमी को पूरी प्लानिंग के साथ फंसाया था। तभी उधर फंग पहले से ही अपने ऑफिसर को नीचे गिरा देता है और चीफ ली के कंधे पर शूट कर देता है। आगे ली जो वहां से को ले जाते हैं, लेकिन वो लगातार चिल्ला रहा था कि तुम सब मेरी बातों पे यकीन करो, मैं खास तरह का डिटेक्टिव हूँ, मेरी थ्योरी कभी गलत नहीं निकली है। अब कहानी 17 साल आगे जाती है और यहाँ पे नेक्स्ट केस होता है द चूजन डिटेक्टिव। इसमें हम ब्रिज देखते हैं। इस ब्रिज में बहुत सारे लोग ज़मीन पे कुछ पेंट कर रहे थे। दरअसल ये सब एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं और ये लोग 3 आदमियों पर पेट्रोल छिड़क रहे हैं। और इनकी टीम का एक लीडर अपने बॉयफ्रेंड को लाइटर देती है और उससे अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि इनको आग लगा दो। और वो हंसते वो वैसा ही करता है और फिर वो बोलता है कि मैंने फाइनली अपना बदला ले लिया है। जिसके बाद ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन अपनी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो जाती है। अगली सुबह पुलिस ऑफिसर्स इस क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और चैन की बातों से हमें पता चलता है कि 20 साल पहले सेम इसी जगह पे कपल ने आग में जलकर मर गए थे।
वो कपल होलसेल मार्केट का बिजनेस करते थे और उनके मरने के बाद उनका बिजनेस ओनर के 3 भाइयों ने हड़प लिया था और लोगों का यही शक था कि उन्हीं तीनों ने ओनर और उसकी वाइफ का मर्डर किया है। लेकिन उन तीनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। तो चीफ कहता है कि कल रात किसी ने उन्हें सेमी टेक्निक यूज़ करके आग में जलाकर मार डाला, यानी ये सब बदला लेने के लिए किया गया है। तभी फंग नोटिस करता है कि ब्रिज में जो वर्ड्स लिखे गए हैं ना, वो सारे वर्ड्स किसी एक केस को मेंशन करते हैं। न्यूली ज्वाइंट ऑफिसर तकाश कहता है कि ये सब लिखना 4-5 लोगों के बस की बात नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑफिसर यंग भी कहती है ब्रिज में जिस केस के बारे में क्लू छोड़े गए हैं ना, वो सब एक साइकोपैथ था जिसने 21 लड़कियों का किडनैपिंग और हत्याएं की थी। चीफ कहता है शायद इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग बताना चाहते हैं कि उनका नेक्स्ट टारगेट यही साइकोपैथ होगा। आगे यह न्यूज़ टीवी में दिखाई जाती है और इसे साइकोपैथ किलर पार्क भी देख रहा होता है। इसने 21 औरतों का मर्डर किया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पता लगता है कि ली के बिहेवियर से तंग आकर उसकी बेटी मीसा ने उसे छोड़ दिया था। तभी ली के पास सीरियल किलर पार्क का आकर कहता है जीनियस डिटेक्टिव मेरी मदद करो, वो लोग अपना टारगेट मुझे ही बनाने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि ली ने अपने प्लेस में बहुत सारे पुराने केसेस के नोट्स बना रखी है। तो पार्क बताता है कि देखो ब्रिज में लिखी हुई सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ही रिप्रेजेंट करती है, मैंने ही 21 लड़कियों की किडनैपिंग की थी और आज तक उन 21 में से 19 लड़कियों की लाश कभी नहीं मिली क्योंकि मैंने उन्हें जला देता था और काट के इधर उधर नाली वाली में फेंक देता था। इतना सब करने के बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? तो पार्क कहता है कि क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं और तुम किसी को मरते हुए नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर ली पार्क की मदद करने के लिए मान जाता है। ये दोनों ली की साइकिल पे कहीं जाने लगते हैं। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट आकर कहती है उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग केस से जुड़े हुए उस सस्पेक्ट को मारते हैं और फिर क्राइम सीन में अगले विक्टिम्स के केस कोड को लिखकर चले जाते हैं। इसका मतलब है कि लोग हमें सामने से चैलेंज कर रहे हैं। फंग कहता है खैर ये साइकोपैथ वाली घटना 1985 से 1993 के बीच हुई थी। उस वक्त किलर ने जिन 21 लड़कियों को मारा था उनमें से सिर्फ 2 लड़कियों की लाशें मिल पाई थी। बाकी 19 लड़कियों का तो कहीं भी पता नहीं चल रहा था। जिन लड़कियों की डेड बॉडी मिली थी उनमें से पहले से ही एक बार एक एयर होस्टेस थी और दूसरी न्यूज़पेपर एडिटर। दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। दोनों की लाशें भी एकदम दूर इलाकों में पाई गई थी। इतना बड़ा डिस्टेंस सिर्फ गाड़ी से ही कवर किया जा सकता है। सुपरिटेंडेंट कहती है कि लड़कियों की कलाई में हमें ज़बरदस्ती खींचने के तो कोई निशान मिले नहीं है, यानी वो लड़कियां खुद उन साइकोपैथ की गाड़ी में बैठी थी और मोस्ट प्रोबेबली ये साइकोपैथ कोई टैक्सी ड्राइवर ही रहा होगा। ज़रा टैक्सी एसोसिएशन से कांटेक्ट करके उनसे पूछो कि साल 1993 के बाद किस टैक्सी ड्राइवर ने काम छोड़ दिया था। तो काशी कहता है कि हमें पार्क नाम के एक आदमी मिला है, उसने 1993 में टैक्सी ड्राइवर का जॉब छोड़ दिया था, लेकिन पार्क पिछले 3 दिन से लापता है कहीं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि पार्क ली के साथ है जो असल में 3 दिन पहले ही मर चुका है। यहाँ ली पार्क के डेड बॉडी ढूंढने जा रहा है। दरअसल ली के अंदर एक साइकिक पावर है, वह किसी भी मरे हुए इंसान या फिर जो इंसान कुछ समय बाद मरने वाला है उसकी पर्सनैलिटी से बात कर सकता है। ली पार्क की पर्सनैलिटी से कहता है 3 दिन पहले सीवर काफ़ी फ्लो में था तो ज़रूर उन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वालों ने तुम्हें मारने के बाद सीवर में बहा दिया होगा। ऐसा कहकर ली एक सीवर से जुड़े रिजर्वायर में जाकर छलांग लगा देता है और जैसे ही ली ने सोचा था उसे पानी के अंदर से पार की आधी डेड बॉडी मिल जाती है। पर पार कहता है मेरी बाकी बॉडी किधर है? तो ली कहता है उन्होंने तुम्हारी बॉडी उसी नाई चुंग सीवर के में बहा दी होगी जहाँ तुम लड़कियों की लाशें बहाते थे। लेकिन ऐसा कहकर नाई चुंग सीवर की तरफ निकल पड़ता है। वही लाश मिलते ही उस समय पुलिस वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं और आम लोगों से उन्हें पता चलता है कि ये लाश किसने निकाली है। आगे ये बात चैन को पता लगती है। वो चैन अपने ऑफिसर से उस सीवर के अच्छे से तहकीकात करने को कहती है ताकि बची हुई डेड बॉडी भी ढूंढ सके। लेकिन सीवर की तरफ जाते समय चैन ने दूसरे सीवर के पास कोई आदमी खड़ा दिखता है। ये आदमी असल में ली ही था जो बची हुई लाश को ढूंढने के लिए वहाँ कूदने वाला था। लेकिन तभी वहाँ चैन अपनी टीम के साथ पहुंचकर ली को कूदने के लिए रोक लेती है। लेकिन ये कहता है मैं डिटेक्टिव हूँ, मेरी इन्वेस्टिगेशन में तुम शांति से करने दो। मेरे अनुसार पाक की बची हुई बॉडी सुबह तक वाली सीवर के दूसरे साइड यानी सीवर के अंदर आई होगी और यहाँ चैन ने ली की बातों पे यकीन होने लगता है। लेकिन चैन की टीम ली को पकड़ने के लिए बढ़ रही होती है, लेकिन उसे बचने के लिए सीवर में ली कूद जाता है। अब ये सारे पुलिस वाले सीवर के एंड की तरफ जाने लगते हैं और गाड़ी में यंग पूछती है कि आखिर ये पागल आदमी है कौन। तब ताशी बताता है कि इसका नाम ली है, ये पहले हमारे डिपार्टमेंट के चीफ इंस्पेक्टर हुआ करते थे। लेकिन एक बार जब ये अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन करने गए तो वहाँ उन्हें क्राइम सीन में किसी तरह का ड्रीम आने लगा कि उन्हें कोई डीमन मारने आ रहा है और उन पर वो अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन डीमन वहाँ से भाग निकलता है और जब उसके भाग निकलने के बाद जली अपनी टीम को बोलते हैं तुम लोग डीमन को मारने में मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे थे, आखिर तुम लोग सामने से क्या कर रहे थे, वहाँ से भाग क्यों गए।
लेकिन यहाँ पे किसी को भी डीमन दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से सब लोग समझ गए डिटेक्टिव ने धीरे धीरे अपनी मेंटालिटी थोड़ी ख़राब होती जा रही है। आगे चलकर ली का बिहेवियर और बिगड़ता गया और उन्हें लगातार ऐसा ही फील होने लगा कि वो किसी से बात कर रहे हैं और उन्हें डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया। उनकी मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी के नहीं ठीक थी इसके लिए। तभी चैन कहती है, यानी ये वो लेजेंड डिटेक्टिव है जिनके बारे में मैंने सुना था। इन्होंने अपने ज़माने में बहुत सारे केसेस सॉल्व किए थे। अब डिटेक्टिव ली सीवर के वाले पानी के बहाव में बढ़ती हुई सीवर की तरफ एंड तक पहुंचती है और वहाँ पार की बची हुई डेड बॉडी भी मिल जाती है। आगे डिटेक्टिव सी लीवर के ढक्कन को खोलकर बाहर आते हैं और इधर से ही चैन गुजर रही थी होती है। ली को देखते ही अपनी गाड़ी वहाँ रोक लेती है और ली इनके सामने पार की वो डेड बॉडी पेश करता है और बताता है कि सीवर की तरफ एक क्लू लिखा हुआ था। उसके मुताबिक 3 आवारा लड़कों ने एक फैमिली को बिल्डिंग से उछालकर फेंक दिया था। आज इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग उन तीनों के साथ भी वैसे ही सेम बिल्डिंग में करने वाले हैं। इसलिए तुम गाड़ी में बैठो। और यहाँ चैन भी ली को कमांड मानने लगती है। तभी ली तकाशी से कहता है कि तुम देख नहीं सकते गाड़ी फुल है, तुम किसी दूसरी गाड़ी में जाओ। गाड़ी की पिछली सीट खाली थी। अब चैन इस बात को इग्नोर करके दूसरी गाड़ी लाने का कमांड करती है। आगे चैन और ली एक ही गाड़ी में थे। तभी हम देखते हैं कि ली को पिछली सीट में वो 3 आवारा लड़के बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ डिटेक्टिव उनसे कहता है, तुम तीनों ने बस एक प्लॉट छीनने के लिए पूरी फैमिली को मार डाला। उनमें से एक आदमी कहता है, क्योंकि हमने 8 साल से मेहनत करके वो ज़मीन खरीदी थी, लेकिन वो फैमिली उस ज़मीन को हटने से तैयार ही नहीं थी, जिस वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा था। और वैसे भी हमने कभी सभी को नहीं मारा था, बल्कि उनके छोटे बेटे को छोड़ दिया था। ली कहता है, तुमने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि वो खुद घर में छिप गया था। इधर चैन देखती है कि डिटेक्टिव ली खुद से ही तीनों आदमियों की नकल करके बात करते जा रहे हैं और इसे चैन को थोड़ा यकीन होने लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड है। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन की टीम उन लोगों के 3 लड़कों को बहुत टॉर्चर कर रहे थे और टॉर्चर करने के बाद ये लोग उन तीनों को बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं, जिससे तीनों की मौत हो जाती है। और यहाँ डिटेक्टिव ली और चैन पहुँचने से थोड़ी लेट हो जाते हैं, लेकिन ली कहता है कि उस टीम के लोग अभी भी बिल्डिंग के अंदर होंगे, हम उन्हें पकड़ सकते हैं। ऐसा कहकर ली बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है और बाकी ऑफिसर्स ली के पीछे जाते हैं और दूसरी तरफ लीडर अपनी टीम को लेकर वहां से भाग रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था। इसलिए भागने के लिए उन्हें पुलिस वालों पर फायरिंग करनी पड़ती है। और वहीं पे ली को लॉसिन में लगता है कि उसके हाथ में कोई पुलिस गन है, इसलिए ली ऑर्गेनाइजेशन का लीडर को रोकता है। इधर लीडर ली को देखते हुए शूट नहीं करती और अपने लीडर को और लीडर पार्टनर को भी ऐसा शूट करने से मना करती है। अब ये लोग ली को मारे बगैर दूसरे रास्ते से भागने लगते हैं। फिर एक काफ़ी बड़ी चेजिंग सीक्वेंस होती है और एंड में ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग मारे जाते हैं और बहुत से लोग बचकर भाग निकलते हैं। भागते वक्त लीडर अपने पार्टनर से कहती है, तुमने उन्हें शूट करने की कोशिश क्यों नहीं की? जानते हो डिटेक्टिवली टीम का मेंबर कहता है, लेकिन वही पागल आदमी पुलिस वालों को हमारे पास लाया था, जिससे हमारे साथी मारे गए। तब लीडर उस मेंबर को मार कर कहती है, कोई पागल नहीं है, बल्कि जीनियस डिटेक्टिव है, समझे? तभी सीन शिफ्ट होता है। ली के पास 2 कपल आते हैं और कहते हैं, ब्रिज के अकॉर्डिंग अगला नंबर अब हमारा है। आप लोगों को मार हम लोगों को मारकर सूप बनाकर बेचते थे, प्लीज़ हमें बचा लीजिए। दरअसल ली ना इन लोगों को पहले से ही जानता था और ली खुद ही इन कपल की नकल करके खुद से ही बात कर रहा है और खुद से ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनसे बचा लिया जाए। अब अगली सुबह पुलिस वाले उस जगह पर छापा मारते हैं जिस जगह ली ने अपने केसेस के नोट्स बनाए हुए थे और यहीं पे पुलिस वालों को खूनी कपल के डिटेल्स भी पता चल जाती है। और फंक डिपार्टमेंट में बताता है कि इन कपल्स में से एक आदमी का नाम जॉन नहीं जॉन, वहीं उसकी वाइफ का नाम सिल्विया है। वे लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे इंसानों के बने सूप पाए गए हैं, लेकिन कभी साबित नहीं हो पाया कि वो सूप इन्हीं दोनों ने बेचे थे। दूसरा ऑफिसर बताता है कि कल रात फायरिंग के वक्त जो 6 लोग भागते हुए मारे गए ना, उनमें से उसी की फैमिली का एक बेटा था, जिसकी फैमिली को उन तीनों बदमाश लड़कों ने बिल्डिंग से धक्का दे दिया था। सरप्राइज ही कहती है कि यानी ये सारे मर्डर्स यूं ही अंजाम नहीं दे रहे, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इन मर्डर्स को ही मार रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर्स का कोई ना कोई इमोशनल कनेक्शन है इस सब केसेस से, तभी मरे हुए विक्टिम से कुछ ना कुछ उनका रिलेशन निकल रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई भी घटना घटने से पहले वो पागल डिटेक्टिव ली क्राइम सीन में कैसे पहुंच जाता है। खैर, ली का अरेस्ट वारंट तो निकलवा कर उसे इंक्वायरी करो तुम लोग। और दूसरे डिटेक्टिव ली एयरपोर्ट पे जॉन के पास जाते रहते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन वालों को बचा सके। वहाँ जॉन बस एक टिकट खरीदता है, जिसे देख ऑर्गेनाइजेशन का आदमी जो जॉन पर नज़र रख रहा था वो भी जॉन वाले उस बस में
वही टिकट खरीद के बैठ जाता है। दूसरी तरफ सिल्विया फिशिंग करके अपनी बोट से मौजूद थी। तभी तभी सिल्विया को जॉन का कॉल आता है कि खुफिया ऑर्गेनाइजेशन के लोग हम लोग को ढूंढ रहे हैं। सिल्विया कहती चिंता मत करो, मैं तालाबों के बीच में हूँ और यहाँ पे मुझ तक कोई नहीं पहुँच सकता है। ये सुन सिल्विया के बोट में बैठे लोग अपना मास्क और हैट लगाकर सिल्विया की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल ऑर्गेनाइजेशन के लोग तब से सिल्विया के बोट पर ही थे और वो लोग सिल्विया को मार डालते हैं। उसी वक्त जॉन का कॉल कट हो जाता है। तब दूर से जॉन की सारी बातें सुन ली थी ली ने और वो समझ गया था कि सिल्विया मर चुकी है। इसके बाद सीन चैन पर शिफ्ट होता है जहाँ पे चैन प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो अपना चेकअप करवा रही थी। तभी वहाँ पे एक नर्स आकर बताती है आपको किसी का कॉल आया है। फिर जब चैन कॉल उठाती है तो उसमें ली था और वो बताता है कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का अगला शिकार यानी मिस्टर जॉन है और जो 1:30 वाली बस में बैठने वाले हैं। आप फ़ौरन अपने हस्बैंड और स्वैट टीम के साथ इधर आइए और थोड़ा देखिए आप। अब ये जानते ही चैंग फंग को कॉल करके कहती है मिस्टर ली ने मुझे बॉर्डर वाले बस स्टैंड पे पास बुलाया है, हमारे नेक्स्ट सस्पेक्ट को वो सीक्रेट टीम अटैक करने वाली है। तो फंग कहता है लेकिन तुम उसकी बातें सुनती क्यों, वो तो पागल है। फिर चैन कहती है मैं उसके पास जा रही हूँ, तुम्हें आना होगा। ऐसे कहकर चैन बस स्टैंड तक पहुँचती है और चैन को देखकर वहीं कह लगती है तुम इधर अकेली क्यों आई हो। चैन कहती है मेरे हस्बैंड थोड़ी देर में पूरी टीम के साथ रेड मारने आएंगे। ये सुनकर ली कुछ नहीं कहता और ये दोनों बस में एंटर करते हैं और वहाँ पूरी बस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से भरी हुई थी। इधर बस के निकलने से पहले ही फंग अपनी टीम के साथ आकर उस बस को रोक लेता है और ये लोग उस बस पर चढ़ जाते हैं। और इसी पैलर के से में पुलिस की दूसरी टीम सिल्विया को बोट की तहकीकात कर रही थी। वो वहाँ उन्हें सिल्विया की बॉडी नहीं मिलती। तभी यंग की नज़र सामने पड़ती है। सामने एक शिप थी जिसमें काफ़ी धुआं निकल रहा था। चीफ कहता है कि ज़रूर वो लोग सिल्विया को पकड़कर उसका सूप बनाते होंगे। इतना दिखाते ही सीन वापस बस में शिफ्ट होता है। इधर ली बताता है कि इनकी लीडर आज से वहाँ वहाँ नहीं आई। चैन कहती है कि वैसे उस लीडर ने तुम्हें शूट क्यों नहीं किया। तो ली कहता है मेरे ख्याल से इनकी लीडर वो लड़की है जिसके फादर यानी कियोंग को बूचर केस में गुनहगार मानकर शूट कर दिया गया था। लेकिन मैंने अपने नोट्स में लिखा है बूचर केस का असली गुनहगार क्विंग नहीं बल्कि कोई और था, इसलिए उसकी शायद बेटी ने मुझे नहीं मारा होगा। अब मैं समझा कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे टारगेट्स मेरे नोट्स से ढूंढकर ही मार रही है। ऐसा कहकर ली शोर मचाने लगता है, जिसे देख फंगली को शांत कराता है और बताता है कि इस वक्त जो बस चला रही है वही ऑर्गेनाइजेशन की लीडर है। वो क्विंग की नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। तो ये से सुन लो कि यकीन नहीं होता। तो ली इस बस ड्राइवर की सीट पे जाने लगता है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन टीम वाले ली पर हमला करके उसे रोक देते हैं। अब बस पुलिस टीम और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के आपस में भिड़ जाती है। वही एक सीन में डिटेक्टिव ली एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को स्ली के ऊपर करता है और उसमें हेट लिखा हुआ रहता है। सेम यही वर्ड्स उसकी बेटी मीसा ने अपनी कलाई में लिखे थे। यानी लीडर असल में ली की बेटी मीसा ही है जिसने अपना चेहरा बदल लिया है। इधर मीसा ली पर अटैक करके वहाँ से भाग निकलती है और यहीं पर मीसा के ग्रुप के मेंबर्स बस में जॉन से को पहले से ही अगवा कर लिया था। ये सब मिलकर जॉन को एक भट्टी में डालते हैं लेकिन यहाँ पर पुलिस को उलझाए रखना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो लोग ज़्यादा रिस्क न लेते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं कुछ पुलिस ऑफिसर्स आकर जॉन को भट्टी उठाकर सुरक्षित ले जाती है। यहाँ से लोग डिटेक्टिव ली को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि ली के खिलाफ उन्हें अरेस्ट वारंट मिला था। तभी फंक की नज़र बस में के रूप में लिखे एक नंबर पे पड़ती है जो ये नंबर द बुचर केस फाइल की तरफ इशारा करती है, यानी इनका नेक्स्ट टारगेट उसी केस का किलर है। इसी के पैरेलल में चीफ अपनी टीम को लेकर शिप के अंदर चला आता है जहाँ पे धुआं उठ रहा होता है। पर शिप के लोग अभी भी पुलिस वालों पर अटैक कर देते हैं लेकिन जहाँ फायरिंग के बीच यंग और तकाशी अपने चीफ को ही गोली मारकर बेहोश कर देती है। अब चीफ को समझ ही नहीं आता है। तभी डिपार्टमेंट में दो ऑफिसर्स भागते हुए आकर बताते हैं कि डेविल कॉप अपने केस के जिस ड्राइवर को मुजरिम करार किया था असल में वो तकाशी उसी का बेटा है। वही ऑफिसर योंग बूचर केस वाले सस्पेक्ट योंग की बेटी है। इसे सुन सुप्रिटेंडेंट हैरान हो जाती है। आगे सभी ऑफिसर डिपार्टमेंट में आ जाने के बाद सुप्रिटेंडेंट चैन को पर्सनली अपने साथ बुलाकर बताती है कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग बूचर केस का सीरियल नंबर छोड़कर चीफ को पकड़कर अपने साथ लेके गए, इसलिए हमने चीफ के घर की तलाशी ली ताकि चीफ और बुचर के बीच में कोई कनेक्शन हो तो पता चल सके। हमें उनके रूम से सामान मिले हैं। ऐसा बोलकर चैन को एविडेंस रूम में ले जाती है। इस कमरे में चैन को उन लड़कियों के कपड़े दिखाती है जिनके साथ बुचर ने गलत किया था। इसका मतलब चीफ ही वो बुचर था। यहाँ इतने एविडेंस के बीच चैन को अपनी पुरानी आईडी मिलती है जिससे हमें ये भी पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने जिस लड़की को जख्मी हालत में भागती देखा था वो असल में चैन ही थी। तभी सीन पुलिस कस्टडी में ली पर शिफ्ट होता है। इधर ली अपनी बेटी मीसा को परसोना कह रहा था आखिर तुम इतना बिगड़ कैसे गई, तुमने इतने सारे लोगों को क्यों मारा। मीसा कहती है मैं आपको सही साबित करना चाहती थी, इसलिए सब लोग आपको पागल समझते थे और मैं आपको सही साबित करना चाहती थी।
तभी वहाँ पे फंग आता है और आके बोलता है कि मैंने तुम्हारे नोट्स देखे हैं, उसमें तुमने बूचर केस और डेविल कॉप के केस के गुनहगार हमारे चीफ को मेंशन किया था और भी चीफ अगवा हो गए। बताओ चीफ किधर है? ली कहता है मैंने चीफ को कभी केस का किलर नहीं बताया, मैंने हमेशा यह लिखा है चीफ अपने केसेस को ढंग से नहीं सुलझा पाता है। बट उन ऑर्गेनाइजेशन वालों ने मेरे मैसेज को गलत समझ लिया। तभी अचानक से पूरी डिपार्टमेंट का मॉनिटर हैक हो जाता है। उन मॉनिटर में सभी को चीफ दिखती है। चीफ इधर किसी के टॉर्चर में आके कन्फेस करती है कि 17 साल पहले बबूचर केस और डेविल कॉप के केस के पीछे मैं ही जिम्मेदार था। इसे सुन चैन को बहुत मायूसी होती है, इसलिए पंक उसे घर जाने को कहता है। तभी पंक चैन को रोकता है और चैन के शू के लेसेस बांधता है क्योंकि चैन प्रेग्नेंट थी। दूसरी तरफ पुलिस वाले ली को पकड़कर जेल ले जा रहे थे, लेकिन तभी ली मौका पाकर पुलिस ऑफिसर्स पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है और बाहर आते ही ली को चैन की गाड़ी कहीं दिख जाती है और चैन से कहता है कि बूचर केस और या डेविल कॉप केस का किलर नहीं है, कि उन्हें भी किसी ने फंसाया है। यह सुन चैन ली को जल्दी से अपनी गाड़ी में अंदर बिठा लेती है और यहाँ ये दोनों साथ में फरार हो जाते हैं और डिपार्टमेंट के लोग उनके पीछे होते हैं। फंग चैन को कॉल करने की कोशिश भी करता है, लेकिन चैन उसका कॉल कट कर देती है। अब चैन ने उसकी हथकड़ी भी ली की हथकड़ी भी खोल दी होती है और हथकड़ी निकालते हुए कहता है कि मैंने बूचर केस में डीप स्टडी किया। उस बूचर ने अपने टाइम पे लगभग 30 लड़कियों को टॉर्चर किया था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक लड़की थी जो भाग कर निकली थी और आज तक किसी को नहीं पता वो लड़की कौन है। 20 साल पहले वो लड़की गांव के सड़कों पर बीचों बीच आता देखा गया। ज़रूरी नहीं कि पास के एरिया में बूचर औरतों को टॉर्चर करता होगा। तो चैन कहती है बूचर ने 30 औरतों को टॉर्चर किया था, लेकिन क्योंकि गार्डन में सिर्फ 5 औरतों की लाशें मिली थी। ली कहता है क्योंकि 5 लाशें ही काफ़ी हैं किसी निर्दोष को गुनहगार साबित करने के लिए। इसी तरह किलर ने ड्राइवर को टेबल कॉप केस में भी फंसाकर चैन कहते हैं फंसाया था। तो चैन कहती है कि ऐसा क्यों लगता है कि डेविल कॉप केस में ड्राइवर निर्दोष था? तो ली कहता है क्योंकि ड्राइवर के लव शूज़ वाले लेसेस अलग डिज़ाइन से बांधी गई थी। मेरे हिसाब से ड्राइवर को मारने वाला किलर ने नोटिस किया होगा कि ड्राइवर का शू निकल गया, इसलिए शू ड्राइवर को वापस पहना दिया। इसलिए ड्राइवर के दोनों जूतों के शू लेसेस अलग अलग पैटर्न में बंधे थे। जब मैंने ड्राइवर के घर जाकर उसके बाकी शूज़ को देखा तो बात सच में साबित हो गई कि उसके दाहिने पैर के शूज़ लेसेस किसी और ने बांधे थे। अब ये दोनों उस रोड पे पहुंचते हैं जहाँ पे बुजर का आखिरी विक्टिम बचकर से वहाँ से चैन भागी थी। असल में वो बताती है कि मैं ही वो आखिरी विक्टिम हूँ, मैं उस तरफ से भागती हुई आ रही थी, तभी फंग ने मुझे देखकर मुझे संभाल लिया। उस वक्त मेरी पूरी बॉडी पर बहुत सारे स्कार्स लगे हुए थे। क्या तो ली बोलता है क्या मैं आपके स्कार्स देख सकता हूँ? तो चैन वही कपड़े उतार कर उसको स्कार्स दिखाती है। स्कार्स को छूते ही ली को साइकोपैथ बूचर का विजन आने लगता है और वो कहता है कि बूचर ने के अंदर 2 पर्सनैलिटी थी, एक मेल की और दूसरी फीमेल की। बूचर को फीमेल वाली पर्सनैलिटी ने जो जख्म सही था लगे वही तुम्हारी बॉडी में हूबहू डिज़ाइन किए हैं। चीन कहती है इतने जख्मों के बावजूद भी फंग ने उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हर दिन हॉस्पिटल में उसे मिलने आता रहा और खैर बूचर ने मुझे लगातार 3 दिन तक 3 रातों तक का टॉर्चर भी किया, लेकिन तभी तीसरी रात उस बूचर को किसी का कॉल आया। फिर उस कॉल के बाद बूचर ने मेरी रस्सी काटकर मुझे दूसरी रस्सी से बांधकर वहीं छोड़ दिया। लेकिन मैंने थोड़ी हिम्मत की, हालांकि मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी मैं किसी तरह बूचर के हट से वहाँ से बाहर निकल गई और मैंने महसूस किया कि मेरे दोनों तरफ से पानी की आवाज़ें आ रही थी। चौड़ी सीढ़ी उतरने के बाद वहाँ की ज़मीन में बहुत सारे कांटेदार पत्थर भी थे। ली कहता है कि उस रात तुम्हें डायरेक्ट मार सकता था किलर, लेकिन उसने तुम्हें मारा नहीं, तुम्हें सर्वाइवल हालत में छोड़ दिया। आखिर क्यों? ऐसा कहकर ली चैन के जूते को देखता है। वह जूते सेम उसी तरह बंधे थे जैसे किलर ने ड्राइवर के जूते बांधे थे। तो चैन कहती है मेरे शू के लेसेस मेरे हस्बैंड ने बांधे हैं। इसे सुन ली हैरान हो जाता है। कहता है अब मैं समझ गया, तुम्हारा हस्बैंड ही वो है, तुम्हारा हस्बैंड ही एक्चुअल किलर है, क्योंकि वही तुम्हें ब्रिज में मिला था। तुमसे मिलते ही उसने जानबूझ के 180 डिग्री टर्न कर दिया तुम्हें। जब चीफ ने पूछा कि ये लड़की कहाँ से आई है तो फंग ने कहा सामने की तरफ से। इसे सुन चीफ ने बूचर को ढूंढने वाले के लिए ईस्ट विलेज में भेज दिया। उसी विलेज में क्विंग रहता था। तो मेरे हिसाब से किलर का असली ठिकाना वेस्ट की तरफ होना चाहिए। ऐसा कहकर ली चैन को वेस्ट की तरफ ले चलता है। वहाँ फ्लैशबैक प्रेजेंट के थ्रू बताते हैं कि फंग भी चैन को के साथ बुचर का ठिकाने कंफर्म करने वेस्ट की तरफ ले गया था, जबकि फंग खुद ही वह बुचर था। वेस्ट में 34 कदम से पहले ज़मीन काफ़ी पथरीली थी। वहाँ प्रेजेंट मिली चैन ईस्ट की तरफ ले जाता है। वहाँ की ज़मीन पथरीली होती है। वेस्ट में भी एक छोटा सा नाला था जिसका पानी दोनों तरफ से बहता था।
उसी पानी के सामने चैन का स्कार्फ लटका हुआ था। ली ईस्ट की तरफ लाकर कहता है कि देखो तुम्हारा असली स्कार्फ इधर है, और इस तरह से ली बुचर का असली हाइडआउट को पता कर लेता है। और यहाँ पे इन दोनों को काफ़ी सारी लड़कियों की डेड बॉडीज़ मिलती हैं, मतलब कंकाल, यानी टोटल 25 लाशें और कंकाल मिलते हैं, जिनमें से 5 लाशें फंग ने क्यूंग को फंसाने के लिए उसके गार्डन में दफना दी थी। तब फिर तुमसे एरिया कंफर्म करने के लिए पुलिस वालों ने क्योंग को बुचर होने का इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि असल में बुचर फंग था। फंग ही वो डेविल कॉप है जो उस रात फंग को कॉल आया था, तो वो चैन नाम की लड़की का फ़ोन गांव के बीचों बीच मिला है, इसलिए पुलिस ने पूरे गांव की तलाशी लेगी। तो अगर पूरे गांव की तलाशी होती तो फंग पकड़ा जाता, इसलिए उस रात फंग ने तुम्हें जानबूझकर भगा दिया और तुम्हारे आने का डायरेक्शन बदल दिया, फिर पुलिस को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इतना कहते ही वो नीचे पड़े सिगार को और कुछ फुटप्रिंट्स को नोटिस करता है। ली कहता है ये मुझे फंसाने के लिए मेरा सिगार यहाँ पे रखा हुआ है और मेरे ही जूतों के निशान यहाँ पे छाप दिए गए ताकि मैं ही असली किलर मानूं। और वो समझ जाते हैं फंग बहुत ही चालाक है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें फंग को पकड़ना होगा। ऐसा कहकर ये दोनों चैन की गाड़ी में बैठते हैं और वापस जाने लगते हैं। रास्ते में चैन कहती है फंग बुचर और डेविल कॉप दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। फंग के शरीर में कुछ अजीब से स्कार्स पड़े हुए हैं, जो स्कार्स उसे उसकी मॉम टॉर्चर करते वक्त देती थी। चैन कहती है हाँ, इस बारे में मुझे फंग ने बताया था। असल में फंग की मॉम एक पियक्कड़ थी और फंग का भाई भी फंग को हथौड़े से मारता था, लेकिन जब फंग 16 साल का हुआ तभी वो दोनों एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। ली कहता है असल में वो मॉम और भाई को फंग ने मारा था। मेरे मुताबिक जिस गाड़ी में वो दोनों थे, गाड़ी फंग ने चोरी की थी, क्योंकि फंग उस वक्त सिर्फ 16 साल का था, इसलिए फंग पर किसी ने शक नहीं किया और ये बात फंग अच्छी तरह से जानता था। ऐसा कहकर उस गाड़ी में सर्च किए हुए पुराने लोकेशन देखता है। इसमें एक लोकेशन बुचर के ठिकाने का था और लोकेशन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मेन हाइडआउट के नाम से भी सेव था। इसे देख ली कहता है कि क्या गाड़ी फंग की है, तो चैन इस पर हाँ कहती है और ली कहता है कि हमें अब सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के ठिकाने पर जाना होगा, चीफ की जान खतरे में है। तभी सीन ऑर्गेनाइजेशन के हाइडआउट वाले शिप पर शिफ्ट होती है और यहाँ पे टीम के कुछ मेंबर्स एक बोट से शिप की तरफ पहुँचते हैं। इस बोट में चीफ जख्मी हालत में कैद थे। वहीं शिप में तकाशी में भी वहाँ मीसा आकर कहती है तुम लोग बेवकूफ़ी कर रहे हो, मैंने तुम लोगों को फ़ोन करके पहले ही बताया था कि चीफ बुचर नहीं है, मेरे फादर भी ये बात कह चुके हैं। यंग कहती है तो चीफ के घर में बुचर के रिलेटेड डिटेल्स इतने सारे एविडेंस कैसे मिले। इस बात पे दोनों लड़ने लगते हैं और यहाँ टीम के दो टुकड़े हो जाते हैं। जहाँ कुछ लोग मीसा को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वहीं कुछ तकाशी को। और यंग के साथ वहाँ पे शिप के पास एक डिटेक्टिव ली और चैन पहुँच जाते हैं। तो उसी तरफ फंग सुपरिटेंडेंट के साथ अपनी गाड़ी के साथ लोकेशन ट्रैक कर चुका होता है। इधर फंग सुपरिटेंडेंट से कहता है हमें रिसेंटली बुचर का असली हाउडआउट मिल गया है, उसमें हमने ली के फुटप्रिंट्स और सिगार जो पीता है वो मिला है। तो सुपरिटेंडेंट कहती है यानी ली ही असली किलर है। तो फॉर्म कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा ही शक है। ली के अंदर 3 अलग अलग स्प्लिट पर्सनैलिटी है। पहली पर्सनैलिटी बुचर की जो लड़कियों को टॉर्चर करता है, दूसरी डेविल कॉप की जिसने तीनों ऑफिसर्स को मार डाला, तीसरी डिटेक्टिव की यानी खुद ही सारे मर्डर्स करके खुद ही कातिल को ढूंढता रहता है, जिस कारण ली कातिल के हर डिटेल्स के बारे में पहले से ही पता होता है। ज़रूर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चीफ को मरवाने के बाद ली आपको और मुझे अपना अगला टारगेट बनाएगा। तो इस बात पर सुपरिटेंडेंट यकीन कर लेती है। और अब हम दोबारा ली को देखते हैं जो ली चैन को अपने प्रोटेक्शन के लिए गन देता है और खुद पानी में डूबकर किसी तरह से तैरते हुए दूसरे केस में पहुंचता है जहां चीफ को रखा गया था। ली चीफ की रस्सी काट रहा होता है, तभी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स उसको देख लेते हैं। तब ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग ली पर गोलियां चलाकर उसका क्रेन ऊपर की तरफ खींचते हैं, लेकिन ली सही समय पर वहाँ से कूद जाता है। और वहीं अपने डैड को बचाने के लिए मीसा अपनी ही टीम पर फायरिंग करने लगती है, जिससे टीम का दिमाग डाइवर्ट होता है। वहीं इस तरफ ली ने चीफ को सुरक्षित मोटर बोट पे बिठा दिया होता है। इधर चीफ का बचना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सिर्फ चीफ ही था जो गवाही दे सकता था कि ली किलर नहीं है। दूसरी तरफ मीसा अपनी टीम से लड़ते हुए गलती से चैन के सामने आ जाती है और अब ये दोनों साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अब चैन और मीसा दोनों मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। वही इस दौरान उनकी टीम को समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोग बेकार ही चीफ को मारना चाहते हो, जबकि असली हथियारा तो फंग है। लेकिन कोई भी ली की बात नहीं सुनता। इवन तकाशी भी उसको बोट से उड़ा देता है जिसे चीफ चाह रहे थे, यानी ली ने आखिरी उम्मीद भी पानी में डूब गई। आगे किसी तरह तीनों एक बेसमेंट में पहुंचकर सही टाइम पर उसका दरवाज़ा लॉक कर देती थी।
बेसमेंट में चैन की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि आज ही उसकी डिलीवरी होने वाली थी। लेकिन चैन हॉस्पिटल नहीं जा पाई क्योंकि मीसा खुद चैन की डिलीवरी अब करने लग गई है। दूसरी तरफ पुलिस वाले शिप में भेजने के लिए स्वॉट टीम को बुलाते हैं। कमांडर बताता है कि आप सबका मिशन बस लोगों को रेस्क्यू करके उन्हें अरेस्ट करना है। अगर इस हालत में हम बाहर कोई आ पाता है कोई बाहर जाने की कोशिश करता है तो आप उन्हें मार सकते हो। इस स्वॉट टीम का फंग भी शामिल था और जैसे ही स्वॉट टीम का शिप के अंदर चढ़कर एक एरिया को घेरती है वहीं फंग अपनी ही स्वॉट टीम की आंखों में धूल झोंककर उन पर ही शूट करने लगता है। यहाँ फंग ने कुछ ग्रेनाइट पहले से ही फिट कर रखे थे और फंग ये बटन दबाते ही सारे ग्रेनाइट फट जाते हैं जिससे स्वॉट टीम कई सारे ऑफिसर्स वहीं पे मर जाते हैं। वहीं सब देखकर कमांडर देखते हैं कि गोली मारने का ऑर्डर दे देते हैं क्योंकि कमांडर को लगता है कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का काम है। तब ऑर्डर्स मिलते ही स्वॉट टीम के सारे स्नाइपर्स ऐसा ही करते हैं। वही बेसमेंट में ली बताता है कि कुछ ये सब फंग का ही प्लान है कि फंग इधर अपनी सीक्रेट टीम के को लेकर मुझे मरवा दे और सारे सबूत मिटा देना चाहता है क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की टीम के लोग ही जानते हैं कि फंग उनका असली बॉस है। चैन कहती है ऐसा नहीं हो सकता। मीसा कहती है ऐसा ही है, असल में हम लोग फंग के लिए ही काम करते हैं। चैन कहती है कि हो सकता है कि फंक टीम का बॉस हो लेकिन फंक बैरम बुचर नहीं हो सकता, वो मुझसे प्यार करता है। तो ली कहता है कि फंक किसी से प्यार नहीं करता, कई बार शैतान भी एंजल का नकाब खुद पर ढकते हैं। फंक उन्हीं लोगों में से एक है। फंक है जिनने तुमसे शादी इसके लिए की क्योंकि तुम्हारी बॉडी में जो स्कार्स हैं उसको रोज देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता था, उसका डोपामाइन रिलीज होता था। आज रात फंक हम तीनों को मार डालेगा और इसके बाद में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे पेट में उसका बच्चा है या नहीं। फंग एक असली डेविल है। दूसरी तरफ फंग तकाशी की टीम के पास जाकर कहता है कि स्वॉट टीम के हमारे लोग को मार रही है इसलिए तुम सबको जाके ग्रेनाइड दे रहा हूँ, याद रखना हमारे रास्ते में जो कोई आए सबको उड़ा दो, किसी पर भी रहम मत करना। यहाँ फंग की बातें से सब लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं और स्वैट टीम पर ही ग्रेनाइड फोड़ते हैं जिससे बहुत सारे स्वॉट के मेंबर्स वहीं मर जाते हैं। तभी एक ऑफिसर के हेलमेट वाले कैमरे में जैकेट पहना हुआ एक बंदा कैप्चर होता है। ये जैकेट देखकर सुपरिटेंडेंट समझ जाती कि ये तो डिटेक्टिव ली की जैकेट है। असल में ये जैकेट फंग ने पहनी थी लेकिन ये जैकेट ली की थी। फंग ये जैकेट इसलिए पहनी थी ताकि वो ली को यहाँ पे फंसाना चाहता था। फंग स्वॉट टीम को मारने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन के बचे कुछ मेंबर्स को भी मार डालता है और तकाशिर हम बुचर भी ऐसा ही बोलकर फंग योंग को भी मार डालता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं फंग ने ही तकाशिर और यंग को अपनी पुलिस टीम में ज्वाइन किया था और फंग छिप कर इन दोनों को ही अपने प्लेस पर जाकर बताता है कि तुम दोनों कई विक्टिम्स को न्याय और असली गुनहगार को पता नहीं चल पाए लेकिन सब जगह गुनहगारों के नाम लिखे हुए हैं। अब हमें एक एक करके उन सबको सजा देंगे और इस पर फंग ने उन दोनों के कान भरे और इसके बाद फंग ने ली की बेटी मीसा को भी कहकर मैनिपुलेट किया कि तुम्हारे फादर कोई पागल नहीं है बल्कि जीनियस है। उन्होंने कई सारे कोल्ड केसेस सही सही अनुमान लगाए और नोट्स लिखे लेकिन पुलिस ऑफिसर्स इसे अटेंशन नहीं देते हैं, इसलिए अब हम लोग को ही तुम्हारे पापा की रिस्पेक्ट वापस दिलाने के लिए केस के गुनहगारों को सज़ा देनी होगी। अब प्रेजेंट में फंग सभी को मारने के बाद उस दरवाजे पर पहुंचता है जिसके अंदर मीसा, चैन और ली थे। फाइनली चैन ने एक बच्चे को जन्म दे दिया था। तभी फैंग किसी तरह टूल से दरवाजे को तोड़ देता है और वहाँ पे तीनों ब्लास्ट करा देता है। अब तीनों बेसमेंट से बाहर निकलते हैं और बाहर आते ही फंग पे इन पर हमला कर देता है जिस वजह से तीनों अलग अलग हो जाते हैं। तभी फंग ली की बेटी को घसीट कर लाता है और ली उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ में एक तरफ गन है, एक तरफ मेरी बेटी है। मैं तुम्हारी बेटी को मार देता हूँ तुम मेरी बेटी को मार दो, ऐसा बोलकर फंग मीसा को मार डालता है। लेकिन ली कहता है कि तुम मेरी बेटी को मार डालो बट लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को नहीं मारूंगा बिकॉज मैं तुम्हारी तरह डेविल नहीं हूँ। तभी चैन वहाँ आ जाती है और फंग को एक मशीन गन से मार डालती है जिससे फंग वहीं पे मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ जिंदा है और चीफ ने पुलिस वालों को बता दिया है कि सारी सच्चाई क्या है और ऑर्गेनाइजेशन का असली मालिक ही फंग था। फंग ही वो बुचर भी था। इतना कहकर चीफ बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह दिखाते हैं कि डिटेक्टिव ली को वापस पुलिस स्टेशन में ज्वाइन कर लिया गया है और यहाँ सभी ऑफिसर्स को वो स्पीच देते हैं और बताते हैं कि हमें क्रिमिनल के सामने ज़रूर सामना करना होता है लेकिन हम उनको मारने के चक्कर में हम खुद डेविल नहीं बन सकते। अब स्पीच देने के बाद ली अपने केसेस की फाइलें पढ़ रहा होता है। तभी ली साइड वाले मिरर में देखता है जिसमें उसे फंग का चेहरा दिखता है। शायद ये सीन हमें कुछ हिंट देने की कोशिश कर रहा है या इस मूवी का कोई पार्ट 2 भी आएगा। आपको कैसी लगी ये मूवी का रिव्यू हमें ज़रूर बताएं।